क्वेश्चन नंबर 61 नाइलेट प्रीवियस ईयर पेपर कंप्यूटर साइंस। क्या है क्वेश्चन नंबर 61? पैलिंड्रोम्स कांट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बिकॉज पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम्स के बारे में बात हो रही है। पैलिंड्रोम्स इस तरीके की स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि आप अगर लेफ़्ट साइड से उसे देखें और राइट साइड से देखें तो वो सेम ही होती हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 1 2 1, आप इसे लेफ़्ट साइड से देखिए या राइट साइड से देखिए, आपको जो स्ट्रिंग मिलेगी वो सेम मिलेगी। ए बी ए, आप लेफ़्ट साइड से देखिए या राइट साइड से देखिए, आपको स्ट्रिंग क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तो इस टाइप की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको कहते हैं हम लोग पैलिंड्रोम। ठीक है, इस टाइप की स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है कौन? फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। अच्छा, क्यों? और मैं ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, एफएस से, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एफएस से कांट रिमेंबर आर्बिट्री लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही है ऑप्शन ये। क्यों? क्योंकि एफएसए में क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जो एक फिक्स्ड लेंथ को रिकॉग्नाइज करने के लिए बनी है। ठीक है, उसके अंदर किसी तरीके का आर्बिट्रली लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन है, लार्ज इन्फॉर्मेशन, वो स्टोर नहीं कर सकती है। ओके, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? एफएसए कांट डिटर्मिनिस्टिकली फिक्स द मिड पॉइंट। ओके, जो पैलिंड्रोम होता है, पैलिंड्रोम जो होता है, पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट को लास्ट वाले लेटर से मैच करते हैं, सेकंड को सेकंड लेटर से, सेकंड लास्ट लेटर से मैच करते हैं। ऐसे करते करते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो लेफ्ट साइड से राइट साइड के लेटर को मैच करते हैं। और जब मिड पे आते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लेटर है, ये जो वर्ड है वो क्या है? पैलिंड्रोम है। ठीक है, ये जो लेटर है वो पैलिंड्रोम है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस फर्स्ट लेटर को लास्ट वाले वन से मैच करते हैं, सेकंड लेटर को सेकंड लास्ट वाले से मैच करते हैं, और जब मिड पे आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम। बट ये करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक मेमोरी यूनिट, एक ऐसी मेमोरी यूनिट जो कि वन को, जो लेफ्ट साइड के वन को क्या करे? स्टोर करे और राइट साइड के वन से मैच करे। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरीके का मेमोरी यूनिट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या है? तो इससे क्या पता चलता है कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा कांट डिटर्मिनिस्टिकली फिक्स द मिड पॉइंट। ओके, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर मेमोरी यूनिट नहीं है तो वो मिड पॉइंट भी नहीं बता सकता है हमें। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इफ़ इवन द मिड पॉइंट इज नोन, अगर मुझे पता भी चल जाए कि ये फॉर एग्जाम्पल एक ए बी ए, ठीक है, अगर मुझे पता भी चल जाए कि फॉर एग्जाम्पल आफ्टर टू यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है इस स्ट्रिंग का। ठीक है, इसके बाद भी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा क्या करेगा? रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा? क्योंकि ये जो फर्स्ट ए है और सेकंड ए है, इसको मैच करना पड़ेगा हमें थर्ड और फोर्थ ए से। मैच करने के लिए इस फर्स्ट ए और सेकंड ए को कहीं स्टोर करेंगे हम, तभी ना मैच करेंगे, तभी ना फर्स्ट को लास्ट वाले ए से मैच करेंगे और थर्ड वाले को सेकंड वाले से मैच करेंगे। स्टोर कहाँ करेंगे? स्टोर करने के लिए तो कोई मेमोरी यूनिट ही नहीं है। जब स्टोर करने के लिए कोई मेमोरी यूनिट नहीं है तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव सही है। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा कांट रिमेंबर आर्बिट्री लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा कांट डिटर्मिनिस्टिकली फिक्स द मिड पॉइंट। इवन इफ द मिड पॉइंट इज नोन एज फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा कांट फाइंड वेदर द सेकेंड हाफ ऑफ द स्ट्रिंग मैचेस द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ ऑफ द स्ट्रिंग मैचेस द सेकेंड हाफ। क्यों? क्योंकि मेमोरी यूनिट नहीं है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 62.
Question number 62. Process of analyzing relation schema to achieve minimal redundancy and insertion or update anomalies in the classified as. हमको बताना है कि प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग रिलेशन स्कीमा, जो एनालाइज करते हैं हम लोग रिलेशन स्कीमा को, जिससे कि हम मिनिमल रिडंडेंसी अचीव करते हैं। मिनिमल रिडंडेंसी का क्या मतलब है यहाँ पे, जो डुप्लीकेट डेटा या बहुत पुराने डेटा हमारे डेटाबेस में जो स्टोर रहते हैं, जो किसी काम के नहीं होते हैं, हमको उन्हें हटाना होता है, क्योंकि वो मेमोरी कंज्यूम कर रहे होते हैं और इंसर्शन में या अपडेट में या डिलीशन में डेटा के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिससे कि हम एनालाइज करते हैं अपने रिलेशन स्कीमा को। रिलेशन स्कीमा का मतलब क्या होता है, टेबल। रिलेशन मतलब यहाँ पे डेटाबेस में टेबल है। ठीक है, रिलेशन स्कीमा जिससे कि हम मिनिमल रिडंडेंसी अचीव कर सकें। ठीक है, और इंसर्शन अपडेट्स की जो प्रॉब्लम आती है उनको ख़त्म कर सकें। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के कई पार्ट्स होते हैं, NF1 NF 2 NF 3 NF BCNF कई, ये एक तरीके का रिफाइनमेंट है। रिफाइन करते हो डेटा हमारा, एक बार 1 NF से 2 NF में जाता है, 3 NF में जाता है, फिर BCNF में जाता है, फिर 4 NF में जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से रिफाइन करता है हमारे डेटा को, जिससे कि क्या होता है, रिडंडेंसी हमारे डेटाबेस में से ख़त्म होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा। डिनोमिनेशन ऑफ डेटा कुछ नहीं होता है। आइसोलेशन ऑफ डेटा ट्रांजैक्शन में काम आता है। जब हम ट्रांजैक्शन होती है डेटाबेस में, जब ट्रांजैक्शन के बारे में काम होता है, फॉर एग्जांपल 1-2 ट्रांजैक्शन अगर हो रहे हों तो लॉक्स को लगाने में काम में आता है। ठीक है, जब थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। बस इतना जान लीजिए, जो आइसोलेशन ऑफ डेटा होता है वो ट्रांजैक्शन एसिड प्रॉपर्टी में काम आता है। ठीक है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी, उसमें काम आता है। ठीक है, और डिनॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा। डिनोमिनेशन ऑफ डेटा और आइसोलेशन ऑफ डेटा, डिनॉर्मलाइजेशन गलत है। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63, if L1 is a CFL context free language and L2 is a regular language, which of the following is false? याद रखिएगा, हमें false बताना है, true नहीं। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन पहला क्या है, ऑप्शन पहला है L1 डिफरेंस L2 is not a context free। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, L1 इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट L2, तो ये इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलिए अब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, L1 क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ठीक है, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2 क्या है, L2 एक रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2, किसी रेगुलर लैंग्वेज का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो क्या होगा, एक रेगुलर लैंग्वेज होगा। ठीक है, एक रेगुलर लैंग्वेज होगा। ठीक है, और CFL के साथ एक रेगुलर लैंग्वेज का अगर इंटरसेक्शन निकालें तो वो क्या होगा, एक CFL ही होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होगी। बट हमें लिखा क्या है ऑप्शन में, L1 डिफरेंस L2 इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, बट होगा क्या, कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा, क्योंकि वो क्लोज्ड हैं। CFL और रेगुलर लैंग्वेज क्लोज्ड अंडर CFL। ठीक है, CFL लैंग्वेज का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं RL का, तो क्या मुझे मिलेगा, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही मिलेगी। लेकिन ऑप्शन में है नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, और हमको क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, यानी कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा ये,
लेकिन स्टेटमेंट क्या है, नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, यानी कि ये ऑप्शन गलत है और हमें बताना क्या है, फॉल्स बताना है। ठीक है, अच्छा सेकेंड पॉइंट क्या है, L1 इंटरसेक्शन L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। L1 क्या है, CFL, इंटरसेक्शन किससे हो रहा है, L2 से, यानी कि एक रेगुलर लैंग्वेज से। ठीक है, एक रेगुलर लैंग्वेज से, जो कि सही है। अभी तो हमने देखा कि एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और एक रेगुलर लैंग्वेज का अगर इंटरसेक्शन होता है तो क्या होता है, वो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है। इसका मतलब ये सही है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, फॉल्स। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ L1, यानी कि एक CFL का हम अगर कॉम्प्लीमेंट करें तो वो क्या आएगा, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आएगी। नहीं 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 आएगी, क्योंकि जो L1 है वो CFL जो है, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो क्लोज्ड नहीं है कॉम्प्लीमेंट के अंदर, कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो क्लोज्ड नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत है और हमको बताना क्या है, गलत स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी सही है, फॉल्स है। ठीक है, और आंसर क्या है, फोर्थ, बोथ 1 एंड 3 दोनों ही रॉन्ग है। तो हमारा क्वेश्चन के लिए दोनों ही ये गलत है और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ 1st एंड 3rd। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 डिजिटल डिज़ाइन से है। एक सर्किट दी गई है, हमको बताना है वो सर्किट किस गेट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलिए सर्किट बना लेते हैं हम लोग। एक ए इनपुट है, यहाँ पे ये ए इनपुट दिया गया है आपको। ठीक है, और एक बी इनपुट दिया गया है, दोनों के इनपुट्स को ट्विस्ट कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि दोनों के इनपुट को ट्विस्ट कर दिया गया है, यानी कि ए जा रहा है उसमें और उसमें बी जा रहा है। दो नैंड गेट लगे हैं, ये दो नैंड गेट हैं। ठीक है, नैंड गेट हैं। ठीक है, यानी कि ए पे क्या लगा हुआ है, नॉट बार। ठीक, और बी पे क्या है, बार। ए पे बार, बी पे बार, यहाँ पे ए पे बार लिख लेता हूँ मैं, बी पे बार। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, एक और नैंड लग रहा है, एक और नैंड है, यानी कि ए बार मल्टीप्लाई बी बार, एक और नॉट लगा लिया मैंने। ठीक है, फिर यही जा रहा है मेरे इसमें, यही चीज़ यहाँ पे आ गई, ए डॉट बी बार, ये चली गई इसमें, और इसके बाद एक और बार आता है, ए डॉट बी बार, यहाँ पे ये भी लगा दूँ, बार बार बार। ठीक है, यहाँ पे जब आता है तो एक और बार आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जब एक और बार आ जाएगा तो क्या होगा, ये बार से ये बार कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार, डी मॉर्गन्स लॉ से हम क्या कर लेंगे, ए डॉट ए प्लस बी बार। ठीक है, ए प्लस बी बार। ठीक है, ए प्लस बी बार क्या होगा, ए प्लस बी बार क्या होगा, नॉर गेट होगा। ठीक है, ए प्लस बी बार का क्या मतलब हुआ, नॉर गेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड है। लेट जी बी ए सिंपल अनडायरेक्टेड प्लानर ग्राफ। जी एक अनडायरेक्टेड, सिंपल अनडायरेक्टेड प्लानर ग्राफ है ऑन 10 vertices, on 10 vertices with 15 edges, on 10 vertices with 15 edges. If G is connected graph, then the number of bounded faces, हम the number of bounded faces in any embedding of G यानी कि ग्राफ on the plane is equal to हमें क्या बताना है, हमें उस ग्राफ का नंबर ऑफ बाउंडेड फेसेस के बारे में बताना है, कितने बाउंडेड फेसेस बनेंगे। ठीक है, कितने बाउंडेड फेसेस बनेंगे जिसमें 10 वर्टिसेस हों और 15 एजेस हों। ठीक है, इसको करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू E
माइनस वी प्लस 2, ई माइनस वी प्लस ई माइनस वी, ठीक है, प्लस 2, ठीक। एफ का मतलब यहाँ क्या होता है, एफ का मतलब होता है बाउंडेड फेसेस, ठीक है। ई का मतलब होता है यहाँ एजेस, वी का मतलब होता है वर्टिसेस, ठीक है। ई का मतलब होता है यहाँ पे वर्टिसेस। अच्छा, फेसेस हमें पता करना है, एजेस दिए गए हैं हमें कितने, एजेस दिए गए हैं 15, ठीक है। एजेस कितने दिए गए हैं 15 माइनस वी, वर्टिसेस कितने हैं 10 और प्लस 2, कितना आएगा, कितना आएगा, इसको माइनस करिए, इसको मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 7 फेसेस, 7 फेसेस। बट अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है क्वेश्चन, 7 फेसेस हैं। एक चीज़ याद रखिए, हमेशा एक फेस अनबाउंडेड रहेगा, हमेशा एक फेस जो होगा अनबाउंडेड रहेगा, ठीक है। एक फेस जो होगा अनबाउंडेड होगा। तो फेस यहाँ पे अगर 7 है तो आप क्या करेंगे, एक फेस क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 7 माइनस 1, ठीक है। 7 माइनस 1 यानी कि 6, 7 माइनस 1 माइनस 6। हमेशा बाउंडेड फेसेस की जब भी बात आएगी, याद रखिएगा कि एक फेस हमेशा अनबाउंडेड रहता है, ठीक है। तो जो भी जितने भी फेसेस आएंगे आपको उसमें से एक फेस माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्या कितने फेसेस आए हैं 6, तो ऑप्शन क्या होगा डी, ठीक है। आपका आंसर होगा डी, 6 फेसेस, ठीक। चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66, हमको बताना है इसमें रॉन्ग क्या है, हमको बताना है इसमें रॉन्ग क्या है। ये क्वेश्चन वैसे गलत है, क्वेश्चन गलत इसलिए है क्योंकि इसके ऑप्शंस सारे करेक्ट हैं, और होना चाहिए था यहाँ पे ट्रू और लिख दिया गया है यहाँ पे रॉन्ग। ट्यूरिंग मशीन इज़ अ सिंपल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। ऑफ कोर्स ट्यूरिंग मशीन को एक सिंपल मैथमेटिकल मॉडल बना गया है जो कि एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की तरह होता है। ट्यूरिंग मशीन मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा। यस, ट्यूरिंग मशीन में एक इनफाइनाइट टेप पाया जाता है जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा में नहीं पाया जाता है, जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेमोरी को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, ठीक है। तो ये भी सही है। ट्यूरिंग मशीन कैन बी सिमुलेटेड बाय अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। यस, ऑफ कोर्स इसको एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की तरह सिमुलेट भी किया जा सकता है, ये भी सही है, ठीक है। तो सभी सही हैं, सभी सही हैं, ऑल ऑफ दिस इज़ करेक्ट। और ये क्वेश्चन रॉन्ग था, मैंने आपको आंसर बता दिया है इसके बारे में, ताकि आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन गलत है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द नैपसैक प्रॉब्लम बिलोंग्स टू विच डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, नैपसैक प्रॉब्लम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इसके ये काफ़ी बड़ी थ्योरी है, इसको बताने के लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए। हम लोग जब ये क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसकी थ्योरी के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जो भी नाइलेट के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरीज होंगी उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जब हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग का एकदम फोकस होना चाहिए खाली क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस पे और आंसर पे। थ्योरी पे भी हम लोग नहीं जाएंगे ज़्यादा। हाँ, बस इतना जान लीजिए कुछ n वैल्यूज़ होती हैं और वेट होती हैं, और हमको एक कैपेसिटी मिलती है, ठीक है। हमें इस n वैल्यूज़ और वेट का मल्टीपल करके या कोई प्रोडक्ट निकाल के हमें उसे मैक्सिमम प्रॉफिट उससे निकालना होता है। जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, इस n वैल्यू में कई सारी वैल्यूज़ होंगी, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे आइटम्स होंगे, और हर आइटम के साथ एक वेट भी बिलोंग करेगा, वेट होगा, वेट 1 वेट 2 वेट 3। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट हमें देगा, जो भी वैल्यू और वेट मिलके हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, उसे हम लोग एक नैपसैक की कैपेसिटी के अंदर डालेंगे और उससे मैक्सिमम आउटपुट लेंगे। यानी कि
मैक्सिमम आउटपुट हम लोग उसमें से नैपसैक में से निकालने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए हम उसे अभी रहने देते हैं, हम उसके अंदर भी नहीं जाते हैं। बस इतना जान लीजिए कि नैपसैक प्रॉब्लम किससे बिलोंग करती है, वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से बिलोंग करती है, ऑप्टिमाइजेशन डोमेन से बिलोंग करती है। ठीक है, NP कंप्लीट, नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट नहीं, ये ट्यूरिंग मशीन से बिलोंग करता है। ठीक है, लीनियर सॉल्यूशन नहीं, ये भी नहीं करता है। सॉर्ट करना ये भी नहीं बिलोंग करता है, ऑप्टिमाइजेशन से बिलोंग करता है। जब हम लोग पढ़ेंगे नैपसैक के बारे में अच्छे से, तब मैं उसे अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा कि नैपसैक है क्या। ठीक है, चलिए।